नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शर्मा और आप देख रहे हो हाईवे नाइट। दोस्तों, ज्ञानी लोग बताते हैं कि सारे मनुष्य में नहीं लेकिन कुछ मनुष्यों में ऐसी शक्ति पाई जाती है जो प्रेत आत्माओं को देख सकती है, उनसे बातचीत कर सकती है। लेकिन उनको ऐसा महसूस होगा कि वो प्रेत आत्मा नहीं, एक साधारण इंसान को आमने सामने दिख रहे हैं। वो उन पर जरा भी शक शुबहा बिल्कुल नहीं कर सकते। उनको लगता है कि जो मैं जिससे बातचीत कर रहा हूँ, जिसको देख रहा हूँ, वो कोई भूत प्रेत नहीं, कोई आत्मा नहीं, कोई प्रेतात्मा नहीं। जैसे मैं इंसान हूँ वैसे ही एक इंसान है। कुछ ऐसी ही घटना संजय के साथ में घटी थी साल 2008 में। संजय मध्य प्रदेश के निवासी ट्रक चलाने का काम करते थे। एक पास की फैक्ट्री में अपना ट्रक को कॉन्ट्रैक्ट पर दिया हुआ था। माल ढोने का ले जाने का काम करते थे, एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री में। दिन का कम से कम 3-4 चक्कर उनका लगता था और तब जा कर के उनका कोटा पूरा होता था। संजय जो थे ना, उनकी पत्नी को स्वर्गवास हुए लगभग 2 साल बीत चुका था। संजय आज भी वह हादसा नहीं भूलते जब उनकी पत्नी की हॉस्पिटल के अंदर में मौत हुई थी और जब वो डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल में गई थी। वो दुखद घटना आज भी संजय को दिमाग को झकझोर देती है और कभी कभी तो एकांत में अपनी पत्नी को याद करते हुए रोने लगते हैं। अपने ट्रक के अंदर में केबिन में अपनी पत्नी का मुस्कुराता हुआ चेहरा वाला फोटो उन्होंने लगा रखा था। उनके घर परिवार के लोग बहुत प्रेशराइज किए इन 2 सालों के बीच में कि संजय देखो, ये सब होनी होती है, ये होकर ही रहती है, इसमें तुम और हम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारी पत्नी को इतने दिन का समय लिखा हुआ था, वो अपना समय पूरा करके चली गई। अब तुम अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाओ, शादी ब्याह करो बेटा। लेकिन संजय अपने पत्नी के प्यार में इतना पागल थे कि उनकी इच्छा नहीं थी कि वो शादी करें। अपने परिवार को समझाते थे कि नहीं माँ, नहीं पिताजी, अभी नहीं, अभी नहीं, कुछ मुझे टाइम दीजिए, मुझे सोचने समझने का मौका दीजिए। और तब उनके परिवार वालों कहते थे कि ठीक है, तुम टाइम ले लो, सोचो समझो। और इसके बाद संजय ट्रक चलाते हुए अपने काम को बखूबी करते थे। लेकिन जब भी अपने पत्नी को तस्वीर को देखते थे, जैसे लगता था कि उनकी पत्नी उनको निहार रही है, देख रही है, उनको ट्रक चलाते हुए सब कुछ जैसे उसको पता लग रहा है। और कभी कभी तो संजय इतना खो जाते थे अपने पत्नी के प्यार में, तब उनको लगता था कि अरे, अगर किसी ने मुझे आवाज़ नहीं दिया होता तो शायद एक्सीडेंट हो जाता। वो उनकी पत्नी की आवाज़ होती थी। उनको ऐसा महसूस होता था कि उनको जैसे सोते सोते उनकी पत्नी ने जगा दिया कि संजय आगे देखो, आगे देखो, क्या कर रहे हो। तब संजय एकदम जाग जाते थे, जैसे होश में आते थे। फिर अपनी पत्नी की तरफ मुस्कुरा करके शुक्रिया अदा करते थे। उनको लगता था कि मेरी पत्नी हमें देखती है, मुझे देखती है, मेरे सुख दुख में शामिल होती है। जब भी मुझ पर कोई खतरा मंडराता है तो मुझे सचेत कर देती है। तो चलिए आगे की कहानी संजय की ही जुबानी। दोस्तों, आपने अभी तक तो मेरी पिछली ज़िंदगी के बारे में सुन लिया होगा। मैं मध्य प्रदेश में रहता था। मैं अपने परिवार से दूर रहता था। मेरा परिवार शहर से दूर गांव में रहता था। लेकिन मैं जिस फैक्ट्री में काम करता था वहाँ पर जब तक 3-4 चक्कर ना लग जाए तब तक मेरी कमाई हो नहीं पाती थी। तो मुझे शहर में ही एक किराए के घर में रुकना पड़ता था। कभी कभी अपने गांव भी जाया करता था, हफ्ते में 2 हफ्ते में, अपने परिवार से मुलाकात करने के लिए। मेरी पत्नी का तो निधन 2 साल पहले हो चुका था, लेकिन जब अपने पत्नी को जहन से निकाल नहीं पा रहा था। मुस्कुराता हुआ तस्वीर अपने ट्रक के केबिन में लगा लिया था। और जब मेरा मन भारी होता था ना, तब उस तस्वीर की तरफ देख लेता था और ऐसा मुझे महसूस होता था कि मेरी पत्नी मरी नहीं है, मेरे साथ में है, मेरी हर बात को सुनती है, मुझे ट्रक चलाते हुए देखती है। मुझे बड़ा अच्छा लगता था। इन्हीं बीचों हमारे परिवार के लोग मुझ पर प्रेशर करने लगते हैं, संजय बेटा अब शादी कर लो, तूने बोला था ना कुछ सोचने समझने का मौका दो, तो इतना टाइम तो पूरा हो गया है बेटा। देखो अब मेरी बात भी मान लो। वो भी अपनी जगह पर सही थे
और मैं भी अपनी जगह पर सही था। मुझे लग रहा था कि नहीं, मैं अपनी पत्नी के साथ अब ऐसा धोखाधड़ी कर नहीं सकता। जिसके साथ में एक बार मेरा रिश्ता हो गया, मैं कहीं अलग शादी नहीं करूँगा। मेरी जीवन का सब कुछ ऐसा ही चलेगा, मैं कभी भी शादी नहीं करूँगा। अपने मन में यही सब सोचता रहता था, लेकिन मेरे में अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने परिवार को समझा सकूं। आज जब वो मुझसे कहते थे तो मैं उनकी बात को काटता भी नहीं था, हाँ बोलता था, और बोलता था कि मुझे कुछ समय दीजिए। ऐसा 2-3 बार हो चुका था। अभी भी अब मेरे साथ में परिवार के लोग आसरा लगा के बैठे थे कि मैं जल्दी ही हाँ बोलूँगा, लेकिन मेरा ऐसा कोई विचार नहीं था। मैं उस रात की घटना बता रहा हूँ, जब मैं अपने फैक्ट्री से माल लेकर के दूसरी फैक्ट्री में निकल पड़ा था। रात का 11 बजे थे। ये मेरा आखिरी चक्कर था। मुझे भी नींद लग रही थी, थकावट पूरा महसूस हो रहा था। मैं भी अपने घर पर जा कर के सोना चाहता था। जल्दी जल्दी ट्रक का माल लेकर के मैं मंजिल की तरफ निकल चुका था। मेरे में एक आदत थी, जब भी मुझे कोई रोड पर हाथ देता, मैं देख लेता कि हाँ ये बुजुर्ग है, ये औरत है, और तब मैं अपना ट्रक रोक लेता था, उनको सहारा देता था, उनकी मंजिल पर पहुंचाने की कोशिश करता था। जहां तक एक तरह से कहा जाए ना, आम भाषा में मैं लिफ्ट देता था। जो लोग ज़रूरत वाले होते थे उनको ही। उस रात भी कुछ ऐसा ही हुआ था। एक औरत सफ़ेद कपड़ों में जाती हुई मुझे दिख रही थी। रात ज़्यादा हो चुका था, 11 से ऊपर का टाइम हो चुका था। मैं देख रहा था कि सड़क पर वाहन का कोई आना जाना बहुत कम हो चुका था। गाये बगाए कोई ऐसा वाहन निकल जाती थी। अब मुझे उस औरत को देख करके दया आने लगी। वो मुड़ मुड़ के देख रही थी। मैं भी अपना ट्रक स्पीड में चला रहा था, लेकिन जब उस औरत को देखा ना, तो खुद ही खुद एक्सीलेटर से मेरा पैर हट चुका था, ब्रेक पर आ चुका था। धीरे धीरे मैं अपना स्पीड कम करने लगा। आज जब वो औरत, शायद उसको अंदाज़ा लग गया कि एक ट्रक आ रहा है, कोई गाड़ी आ रही है, वो भी आसरा भरी निगाहों से पलट करके देखने लगी। हेडलाइट की रोशनी में जैसे ही मैं उसका शकल सूरत देखता हूँ, मेरी पत्नी से उसकी शक्ल बिल्कुल लगभग लग रहा था कि 80% के आसपास। पहले तो मुझे लगा कि मेरी पत्नी ही है, लेकिन जब मैंने उसको लिबास को देखा, उसका चेहरा मोहरा देखा, तब मुझे ज्ञात हुआ, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी पत्नी का स्वर्गवास हो चुका है, मेरी पत्नी नहीं हो सकती। हाँ, उससे मिलती जुलती कोई औरत जरूर है। सच कहूँ ना, मैं ट्रक रोक देता हूँ, बड़े आदर से उनको बुलाता हूँ, मैडम जी आगे चलना है, आ जाइए, घबराइए मत, मैं आपको आगे छोड़ दूंगा, रात ज़्यादा हो गई है, इस तरह पैदल चलना ठीक नहीं है। वो औरत मेरी बात को परखती है, 1-2 बार मुझे देखती है। अब मेरे चेहरे का भाव पढ़ना चाहती थी कि मैं सही हूँ कि नहीं हूँ, मैं कोई गलत इंसान तो नहीं हूँ। जब उसको लग जाता है कि मैं सही इंसान हूँ, तब वो मेरे ट्रक के अंदर सवार हो जाती है। मैं अपना ट्रक बढ़ा देता हूँ, चलाने लगता हूँ, रोड पर ध्यान देता हूँ। मैं पूछता हूँ कि मैडम जी, इतनी रात को आप अकेले कहाँ से आ रही हैं, क्या बात है, आपके परिवार के लोग नहीं हैं क्या? वो मुझे घूरती है, देखती है, कहती है, मैं अपने परिवार को तो ढूंढ रही हूँ, मैं अपने पति को ढूंढ रही हूँ। मैं सच कहूँ ना, मैं समझ नहीं पाया था। आधी रात के टाइम में एक पत्नी अपने पति को ढूंढ रही है, वो भी अकेले, मुझे हजम नहीं हुआ था। तब मैं उसकी तरफ एक निगाह देखता हूँ, लेकिन आगे सड़क भी तो देखनी थी। मैं सड़क की तरफ निगाह किए हुए मैं पूछता हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है, आपके पति क्या कहीं गुम हो चुके हैं? तब कहती है, कुछ ऐसा ही है जी, गुम हो चुके हैं, तभी तो मैं उनको ढूंढ रही हूँ। उसकी बात पर मुझे आश्चर्य जरूर हुआ कि देखो, ये भी एक पत्नी है जो अपने पति को आधी रात के वक्त अकेले ढूंढने निकली है। तब मैं कहता हूँ, कब का ये कहानी है, कितना टाइम हो गया है, आज का है, कल का है? तब वो सोचते हुए कहती, नहीं, एक लंबा अरसा हो चुका है, अब मुझे सही ढंग से याद नहीं है, लेकिन इतना पता है कि मेरे पति जो है ना, मुझसे बिछड़ चुके हैं। आज मैं उनको तलाश करने के लिए निकली हूँ, आप मेरी तलाश में मदद करेंगी? सच कहूँ ना, उस औरत की बात पर मुझे कुछ संदेह होने लगा था। वो कह रही थी कि लंबा अरसा गुजर चुका है, मतलब लंबा अरसा, क्या उसका पति आज भी इस रोड के आसपास में कहीं खड़ा हुआ नजर आएगा? मैं उस पर शक सुबह
की निगाह से देखने लगा। जब मेरी आंखें उसको देखती है, मुझे लगा कि देखने में तो औरत जो है खूबसूरत है, साधारण घर की दिख रही है, कपड़ा लता साधारण घर के पहन रखी है। क्या इसका दिमाग सही जगह पर है कि नहीं है? मुझे तो ऐसा ही एक बार लगने लगा था। तब मैं कहता हूँ, मैडम जी बुरा मत मानिएगा, आप कह रही हैं कि एक लंबा अरसा गुजर चुका है, तो आपको ढूंढते हुए कितना टाइम हो गया? अभी तक आपका पति क्यों नहीं मिले? आप कहीं और जाके क्यों नहीं मदद ली? थाने में जाती, पुलिस वाले से मिलती, वो आपके ढूंढने में सहायता करते। तब वो मेरी तरफ बड़ी बड़ी आंखों से देखती है। कहती है, मैं बहुत लंबे अरसे से ढूंढ रही हूँ, लेकिन अभी तक मेरी पति नहीं मिले हैं। आप मेरी सहायता कीजिए ना, आप मेरी सहायता कीजिए ना। मैं उसकी बात पर हैरान था। वो हर बात को काट करके बस एक ही रट लगा रही थी कि आप मेरे पति को ढूंढने में सहायता कीजिए। मैं कहने लगा, ऐसा संभव नहीं है। जब इतना लंबा अरसा हो चुका है, आपका पति क्या इसी रोड पर गुम हुए थे? तब कहती, हाँ इसी रोड पर। तभी तो मैं उनको ढूंढने के लिए निकलती हूँ। मैं कहता हूँ, कैसे, क्या हुआ था? आप अपने दिमाग पर जोर डालते हुए कहने लगी, इतना मुझे पता है कि हम टैक्सी के अंदर में थे। अचानक टैक्सी जैसे किसी चीज़ से टकराता है, फिर मुझे कुछ याद नहीं रहता है। और उसके बाद से जब मैं अपना आसपास में देखती हूँ तो मेरे पति नहीं होते। तब से मैं अपने पति को ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। सच कहूँ ना कि मुझे अभी तक उस औरत पर संदेह नहीं हुआ था। मुझे लगा कि ज़रूर इसके मन में कुछ चल रहा है, ये थोड़ा दिमाग से कमज़ोर सी मुझे दिख रही है, ऐसा मैंने पहली बार समझा था। लेकिन जब उसकी कहानी सुनता हूँ ना, तो एक दया का भाव मुझे नज़र आता है। मुझे लगता है कि इसके साथ में कुछ ना कुछ घटना घटी है। मैं कैसे इसकी मदद करूं? अभी तो मैं फैक्ट्री का माल लेके जा रहा हूं। फिर जब वापसी आऊँगा तो मुझे घर भी जाना है, मुझे सोना भी है। फिर भी मैं सोचता हूँ चलो आज इसकी मदद कर देते हैं, कुछ देर तक इसको रोड पर घुमा देते हैं, शायद इसका मन भर जाए। अब वही मैं करता हूँ। जब फैक्ट्री लेके जाता हूँ तब मैं कहता हूँ, मैडम जी आप उतर जाइए, आपको लोग देखेंगे तो ना जाने कैसे कैसे सोच वो रखने वाले लोग हैं, आप यहाँ बाहर में रुक जाइए। अब मैं जैसे जाता हूँ कुछ देर के बाद माल उतार के आ जाता हूँ, आप मेरा इंतज़ार कीजिएगा। मैं फैक्ट्री के अंदर चला जाता हूँ, माल खाली करके आता हूँ। और तब मैं जहाँ उस औरत को बोला था वहीं पर खड़ी हुई नज़र आती है। जैसे मुझे देखती है उसकी आंखों में चमक आ जाती है, जल्दी से ट्रक में आके बैठ जाती है। फिर मैं ट्रक लेकर वापसी मोड़ देता हूँ। उसके बताए हुए रास्ते पर मैं चलने लगता हूँ। वो कहती है, इस तरफ चलिए, इस जगह पर। आखिरकार एक जगह पर जो दूसरी रोड होती है वहाँ पर मुझे लेके जाती है। एक जगह पर इशारा करती है, यहीं पर हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, हमारी टैक्सी का एक्सीडेंट हुआ था। इसके बाद मेरे पति मुझसे मिले नहीं, यहीं पर आसपास में होना चाहिए, आप मुझे ढूंढने में मदद कीजिए। मैं कुछ अभी तक समझ नहीं पाया था कि एक लंबा अरसा हो जाने के बाद आखिर इसका पति इस जगह पर कैसे रह सकता है। मैं बहुत उसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि देखिए अब ये संभव नहीं है, लेकिन आपका दिल रखने के लिए मैं इतना काम ज़रूर करूँगा। हम आसपास में ढूंढने लगते हैं, लेकिन मुझे पता था कि एक लंबा अरसा हो चुका है, इसका पति थोड़ी होगा, उसके साथ में कुछ न कुछ अनहोनी हो गई होगी। इस औरत का दिमाग सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, उस घटना से इसको दिमाग को झटका पहुंचा होगा। ये सही तरह से सोच समझ नहीं रही है, शायद इसको मन का तसल्ली मिल जाए, इसका मन शांत हो जाए, इसीलिए मैंने ये काम किया था, अन्यथा मैं इस काम को कभी नहीं करता। घंटा भर ज़रूर हमारा ख़राब होता है। इसके बाद जब मैं उसको समझाता हूँ कि देखिए आप कहती हैं कि यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है, तो यहाँ पर कोई गाड़ी वाड़ी तो है नहीं, आप खुद देख रही हैं, तो आपका पति कहाँ से होंगे? अब आपको अपने घर लौटना चाहिए, आपको घर पर जाना चाहिए, आपके परिवार में आपको परिवार के लोग ढूंढ रहे होंगे। तब उसकी आंखों से आंसू निकलने लगता है। मैं उसकी आंखों का आंसू देखता हूँ ना तो मन पिघल जाता है। मुझे लगता है कि औरत बहुत तकलीफ में है, अब मैं क्या कर सकता हूँ। तब मैं कहता हूँ, मैडम जी मैंने तो सही बात बोला, शायद आपको बुरा लग गया है। अब आइए ट्रक में, मैं आपको जहाँ कहोगे मैं आपको वहाँ पर छोड़ दूँगा। वो ट्रक में बैठ जाती है। तब मैं
पूछता हूँ कि आप बताइए आपका घर किस रोड पर है, मैं वहीं लेके चलता हूँ। लेकिन जब वो कुछ नहीं बोलती है तब मैं फिर उसको ध्यान से देखता हूँ कि उसकी आंखों से आंसू निकल रहा है। आंखों का आंसू आने का रहस्य मैं पूछता हूँ कि आखिर आप रो क्यों रही है, आपके घर में कोई नहीं है क्या? तब सर हिला देती है कि नहीं, मेरे घर पर कोई नहीं है। मैं शौक हो गया था। क्या मतलब, आपके परिवार के लोग कहाँ हैं? कहती मुझे नहीं पता है, जहाँ पर हम रहा करते हैं वहाँ पर तो कोई और लोग रहते हैं। मुझे कुछ भी नहीं मालूम, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। सच कहूँ ना, मुझे अभी भी लग रहा था कि इसका दिमाग सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। वो जो एक्सीडेंट का झटका था ना, अभी भी इसके दिमाग पर बैठा हुआ है। मुझे ऐसा ही महसूस होने लगा। तब मैं कहता हूँ कि मैडम जी, मैं आपका अब क्या सहायता कर सकता हूँ? मुझे तो अपने घर भी जाना है। और देखिए, मुझे अब नींद भी आ रही है, थकावट भी हो रही है। मुझे तो अपना काम कल भी करना है, तो इसके लिए नींद लेना ज़रूरी है। तो आप क्या कहती हैं? तब कहती है, आप मुझे भी अपने घर लेके चलिए। ये जब सुनता हूँ तो दिमाग में झटका आता है। ये कैसे हो सकता है? मैं पराई नारी को अपने घर पर कैसे लेके जा सकता हूँ? तब वो कहती है, आप डरिए मत, मैं आपकी पत्नी का तस्वीर देखी हूँ। आपकी पत्नी है ना, आप अपने पत्नी से बहुत प्यार करते हैं ना? तब मैं कहता हूँ, आपको कैसे पता? तब वो कहती है, भला अपने ट्रक के अंदर में कोई अपनी पत्नी का तस्वीर कौन टांग के चलता है? मैं तो जब से तस्वीर देखी तभी से आपके बारे में समझ लिया कि आप अपने पत्नी से बहुत प्यार करते हैं। आप ऐसे इंसान नहीं हैं जो दूसरे को आप परेशान करने का वो रखते हो, मन रखते हो। आप मुझे कुछ परेशान नहीं करेंगे, मुझे मेरा मन गवाही दे रहा है। आप निश्चित रहिए, हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं होगा जो आपको परेशानी का कारण बनेगा। मैं तो चाहती हूँ कि बस मुझे रात को सहारा दीजिए और मैं आपके घर पर रहूँगी, फिर अपने पति को ढूंढने का कोशिश करूँगी। मैं उसकी बात नहीं मानना चाहता था। मुझे लगता था कि नहीं भाई, ऐसा करना ठीक नहीं है। लेकिन उसकी आंखों का वो आंसू निकलना, उसके आंखों का दर्द, आज शायद मैं अब उसकी सम्मोहन में फंस चुका था, यूँ कहा जाए तो। अब मैं उसकी बात को मान लेता हूँ, अब फिर अपने घर पर लेके जाता हूँ। मेरे घर में जा कर के उसके चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ आती है। मैं अपने पत्नी का तस्वीर अपने बेडरूम में भी लगा रखा था और वो देख करके मुस्कुराती है, कहती है आपकी पत्नी बहुत अच्छी थी, इसकी मौत कैसे हो गई? तब मैं बताता हूँ मौत का कारण, तब वो अफसोस जाहिर करती है। अब मैं कहता हूँ कि देखिए, मेरे पास में एक ही कमरा है, एक ही बिस्तर है, आप बताइए आप कहाँ सोएंगी? मैं तो कहता हूँ कि आप हमारी मेहमान हैं, आप पलंग पर सो जाइए, आप मैं नीचे में चटाई बिछा कर सो जाऊँगा। तब कहती नहीं नहीं नहीं, आप जहाँ सोते हैं आप वहीं पर सोइए, हम इसी पर गुजारा कर लेंगे। लेकिन मैं तो सुन करके दहल चुका था। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा गलत काम कभी नहीं करूँगा। आपको बिस्तर पर सोना होगा और मैं चारपाई पर सो जाऊँगा। वो बहुत जिद करती रही कि आपका और मेरा मन साफ है, तो फिर डरने की क्या जरूरत है। वो मुझे बहुत शिक्षा दिया और तब मुझे लगा कि नहीं, इसका दिमाग तो बिल्कुल अपनी जगह पर है, मेरा सोचने का नज़रिया ठीक नहीं है। ये इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रही है जैसे कोई ज्ञानी हो। और मैं प्रभावित हो गया था उससे। मैं कहने लगा कि ठीक है, आप ये काम कीजिए, आप बिल्कुल अपनी जगह पर सही हैं, लेकिन देखिए ज़माना अब किस नज़र से देखता है आपको पता ही है ना। तब कहती हमें ज़माने की परवाह नहीं है, बंद घर के अंदर में कौन भला झांकता है, हम और आप साफ है ना, तो समझ लो सब कुछ साफ है। हमारे मन के अंदर में मैल नहीं है ना, तो समझ लो कि बिल्कुल हम बिल्कुल पाक साफ हैं। आप आराम कीजिए, मेरी तरफ से आपको कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचेगी। मेरी ही बिस्तर पर हम पति पत्नी के, जैसे मेरी पत्नी कभी सोया करती थी, वो सोई हुई थी, लेकिन मैं उससे दूरी बनाकर दीवार के साइड में चिपका हुआ था। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं आज गलत काम किया हूँ। मेरी पत्नी देख रही होगी, वो क्या सोचती होगी कि कैसे औरत को घर पर लेके आया, क्या इसका रिश्ता है। मैं इसी चीज़ से अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रहा था। लेकिन कब मुझे नींद आ जाती है, थकान का असर था, फिर मैं अपने
जैसे नींद के दुनिया में चला जाता हूँ। आज जब मेरी आँख खुलती है ना, वही औरत मुझसे चिपटी हुई थी, मेरे सीने पर हाथ दे करके मस्त नींद में सोई हुई थी, दिन दुनिया से बेखबर। चेहरा एकदम मासूम सा दिख रहा था। उसके चेहरे पर ऐसा कुछ भाव नहीं दिख रहा था कि जैसे उसके मन में कुछ काला हो। बिल्कुल साफ सुथरा तस्वीर मुझे नजर आ रही थी उस चेहरे पर, मासूम सा चेहरा, जैसे आज बड़े दिनों के बाद वो नींद का मजे ले रही हो, अब बेफिक्री में सो रही हो। मैं उसको बिल्कुल दखल नहीं देता हूँ। जिस हिसाब से वो मुझ पर हाथ रख के सो रही थी, मैं हटाने की कोशिश नहीं करता हूँ। मैं अपने बारे में, अपने पत्नी के बारे में सोचने लगता हूँ। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगता है कि आज मेरी पत्नी जिंदा होती तो ऐसे ही तो वो भी सोती थी, बेफिक्र होकर के सोती थी। आज जब सोती थी, मैं जागता था कभी बाथरूम जाने के लिए, उसके चेहरे पर ऐसे ही मासूम तो भाव हुआ करते थे। बरबस मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे थे। और इसके बाद कब मुझे नींद आ जाती है मुझे कुछ पता नहीं होता है। जब मेरे को सुबह मेरी आंख खुलती है, तब मैं जब अपने बगल में देखता हूँ तो औरत थी ही नहीं। मैं हड़बड़ा के उठता हूँ कि आखिर गई कहाँ भाई। अब ये जो मोहल्ला है, अब यहाँ पर पता लग जाए कि मैं किसी औरत को लेके आया हूँ तो मेरे लिए तो बड़ा दुश्वारी का भाव हो जाएगा। मैं किसको किसको जवाब दूंगा। मैं घबरा गया था। मैं आवाज़ देता हूँ, मैडम जी आप कहाँ हो, मैडम जी आप कहाँ हो, लेकिन मैडम जी का अता पता नहीं था। आखिरकार जब मैं दरवाज़ा देखता हूँ तो दरवाज़ा का सिटकनी खुला हुआ था, मतलब मैडम जी घर से बाहर निकल गई है, सुबह शायद अपने पति के तलाश करने के लिए। मेरा मन शांत हो जाता है। चलो अब घर में तो है नहीं, और मैं भी अब अपने काम पर निकलना था। मैं जल्दी जल्दी तैयार होता हूँ, लेकिन मैं मैडम जी की बातों में उलझा रहता हूँ। कहाँ गई होगी, कहाँ अपने पति की तलाश कर रही होगी। लेकिन इतना अरसा हो गया, जैसे वो बता रही हैं, क्या उसके पति कहाँ पर होना चाहिए। और वो जो बोल रही है कि जिस घर में हम रहा करते थे उस घर में तो और परिवार रहता है। ये सब जो पहली थी ना, मुझे परेशान कर रही थी, लेकिन मुझे काम भी तो करना था। आखिरकार अपने काम में मशगूल हो जाता हूँ। आज जब रात को लौटता हूँ ना, तो मेरी ही कॉलोनी के पास वो औरत खड़ी नज़र आती है। जैसे मैं उसको देखता हूँ, ट्रक रोक देता हूँ, चिल्ला के कहता हूँ, अरे आप सुबह सुबह निकल गई थी, क्या आपका पति मिले अभी तक। तब वो दौड़ती हुई आकर ट्रक में सवार हो जाती है। कहती नहीं, अभी तो नहीं मिली, अभी तो नहीं मिले, लेकिन मैं ढूंढती रहूँगी जब तक वो मुझे मिल नहीं जाएंगे। मैं उनको समझाता हूँ, उस औरत को समझाता हूँ कि देखिए एक लंबा अरसा हो चुका है, आपको थाने वाने जा कर के मदद लेना चाहिए। अगर मेरे पास में दिन में टाइम होता तो मैं आपका सहयोग जरूर करता, लेकिन मेरी भी कुछ मजबूरी है। मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है, मैं छुट्टी ले नहीं सकता हूँ, और मैं अपना काम नुकसान भी नहीं कर सकता हूँ। आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं तो कहता हूँ कि आप ज़रूर थाने वाने जा कर के पता कीजिए। तब वो मुस्कुरा देती थी, कहती थी, अब मुझे अपना काम मुझे आता है, मैं अपने पति को ढूंढ सकती हूँ। देखना एक दिन मैं अपने पति को ढूंढ करके आपके सामने लेके आऊँगी। आप निराश मत होइए, आप अपना काम कीजिए। आप मुझे अपने घर में शरण दिया है, इतना ही मेरे लिए काफ़ी है, नहीं तो मुझे रोड पर ही भटकना पड़ता था। इसके लिए मैं आपका एहसानमंद हूँ। अब क्या था, बात ख़त्म हो गई। मैं जब घर आता हूँ, खाने के लिए पूछता हूँ कि आप दिन भर भूखी थी, आपके पास पैसा वैसा है, खाना वाना खाई। तब कहती है, आप इसकी चिंता मत कीजिए, मैंने खाना भी खाया और सब कुछ है मेरे पास में। अब मेरे पास में कोई शब्द नहीं था कि मैं कुछ बोलूं। अब मैं कहता हूं फिर तो अच्छी बात है। आखिरकार जैसे पिछली रात को हम सोए थे, फिर हम उसी पलंग पर सो जाते हैं। वो मुझसे किनारा करके सोती थी, जब तक वो जगी रहती थी दूरी बना के रखती थी, लेकिन अब सो जाती थी ना, तब वो हमारे नज़दीक सरक आती थी। मुझे जैसे जफिया पा के सोने की उसको आदत हो गई थी। ऐसा अब हर रात होने लगा था। वो सुबह निकलती थी, अब मुझे कहीं ना कहीं रोड पर नज़र आती थी। अगर रोड पर नज़र नहीं आती थी तो मैं बड़ा परेशान हो जाता था। जब घर पहुंचता था और वो मुझे नज़र नहीं आती थी, एक लगाव सा हो गया था उस महिला से मुझे, तो मैं बेचैन रहने लगता था। एक रात को जब वो मुझे रास्ते पर नहीं मिलती है, मैं बड़ा घबरा गया था, बेचैन हो गया। आखिरकार वो गई कहाँ, ज़माना ख़राब है भाई,
सुंदर औरत है, अब कुछ ऊंच नीच ना हो जाए, मन घबरा रहा था। आखिरकार मैं अपने घर पहुंचता हूं, रास्ते में कहीं नज़र नहीं आती है। आज जब मैं अनमने भाव से अपने बिस्तर पर सोता हूँ, आधी रात होती है, आज तब मेरे दरवाजे पर दस्तक होता है। मुझे लगा कि आ गई। मैं भाग के जाता हूँ, मेरा सही बिल्कुल सोचना था वही थी। मैं हंसते हुए उसका स्वागत करता हूँ, कहाँ रह गई थी, मैं तो रास्ते भर में आपको देखता हुआ, आप कहीं नज़र नहीं आई। तब कहती है, मैं दूर निकल गई थी, आने में वक्त लग गया था। चलिए, मैं भी थकी हुई, आपको मैंने डिस्टर्ब किया। अब इसके बाद हम जैसे सोते थे वैसे। देखिए, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं ज़रूर था कि उससे मैं मोहित था, लेकिन मेरी अपनी पत्नी का तस्वीर लगा रखा था। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। ऐसी ऐसी कोई इच्छा नहीं थी, लगाव जरूर था, चिंतित जरूर रहता था, लेकिन ऐसा कुछ मेरे मन में कोई बुरा विचार नहीं आया था। और मैं और वो एक ही पलंग पर सोते थे, लेकिन दूरी बना करके। और जब वो नींद में आती थी ना, तब वो मुझसे आकर के लिपट जाती थी, जैसे अपने घर में सो रही हो, अपने हस्बैंड के साथ में सो रही हो, ऐसा मुझे लगता था। और सुबह होते ही जब तक मेरी आँख खुलती, तब तक वो घर से निकल जाती थी। कभी कभी रास्ते में, कभी कभी लेट होता था तो आकर दरवाज़ा ज़रूर दस्तक देती थी। कई बार मुझे धन्यवाद बोलती थी कि आपने मुझे घर में शरण दिया है, मैं आपका एहसान कैसे चुकाऊंगी। तब मैं कहता था कि जब आपका पति मिल जाए ना, तब समझ लिए कि सारा एहसान आपने चुका दिया है। हम तीनों मिलकर के उस दिन धूमधाम से एक अच्छी पार्टी करेंगे, सब जो भी है, थकावट जो भी है, सब पूरा हो जाएगा। और वो मुस्कुरा देती थी। पूरा महीना निकल चुका था। मैं अपने काम में दिन में मशगूल रहता था, और रात को उसी लड़की की चिंता करता था, औरत को चिंता करता था जब वो मुझे नहीं मिलती थी। जब तक मेरे घर पर नहीं आती थी, मैं सही ढंग से सो नहीं पाता था। और जब आ जाती थी, मेरे बिस्तर में सो जाती थी, तो मुझे अच्छा लगता था कि चलो सही सलामत है। वो थी ही सुंदर। अब मैं उसका ख्याल रखने का अब भरसक कोशिश करता था कि भाई ज़माना ख़राब है, ऊंच नीच ना हो जाए। इधर मेरे मन में अपने पत्नी का जो प्रेम था वो कम नहीं हुआ था। एक दिन में मेरे परिवार के लोग आ जाते हैं। जब मैं अपने काम पर निकलने की तैयारी कर रहा था, तभी मेरे परिवार के लोग आ जाते हैं। कहते हैं, बेटा अब बहुत लंबा समय हो चुका है, टालते टालते संजय बेटा अब तो मान जाओ, देखो एक अच्छा रिश्ता आया है। मैं तो कहता हूँ ये रिश्ता हाथ से निकल गया ना, तो दोबारा ऐसा रिश्ता नहीं आएगा। पढ़ी लिखी बेटी है, बहुत ही समझदार है, हम लोग उससे मिल चुके हैं, सब पूरी कहानी बता दिए हैं, और फिर भी वो राजी है। मैं अब अपनी पत्नी का तस्वीर को देखता हूँ, तब मेरे बाबूजी कहते हैं, अरे बेटा तुम्हारी पत्नी की भी यही इच्छा होगी, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी ना, तो तुम्हें बहुत ही खुश नज़र आएगी। जैसे मुझे समझाने का कोशिश करने लगे। इसके बाद ना जाने क्या आता है कि मैं हाँ बोल देता हूँ। मुझे कुछ भी पता नहीं कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे मुंह से हाँ निकल जाती है। बड़े खुश हो जाते हैं। कहते हैं, बेटा हम जल्द से जल्द गांव पहुंच रहे हैं, आज जल्दी हम सब कुछ तैयारी कर लेंगे। मैं चाह रहा हूँ कि 2-3 महीने के अंदर में तुम्हारा रिश्ता हो जाए, तुम्हारी बहू घर पर आ जाए, तब जाके हम आराम से सो सकते हैं। सच कहूँ, मैं हाँ तो बोल दिया था, लेकिन अंदर से मैं बहुत घबराया हुआ था। मुझे लग रहा था कि मैं अपनी पत्नी के साथ वफादारी नहीं कर रहा हूँ। मुझे शादी करने का कोई हक नहीं है। मेरी जो पत्नी है उसी को मैं प्रेम करता हूँ। अब मेरी पत्नी मुझसे नाराज़ होगी, उसकी आत्मा मुझे अब वो गलत समझ रही होगी, ना जाने अपने मन में कैसे कैसे ख्याल लाने लगता हूँ। आज जब रात होती है, मैं अपने काम से फुर्सत होकर के घर पर आता हूँ, तो आज भी वो औरत मुझे रास्ते पर नहीं मिली थी, लेकिन मुझे तसल्ली थी कि आ जाएगी आ जाएगी। आखिरकार जब मैं नींद में चला जाता हूँ, तब दरवाजे पर दस्तक होता है। वही थी। मैं दरवाज़ा खोलता हूँ कि आज बहुत लेट हो गया। तब कहती, हाँ मैं कहीं और चली गई थी, दूर के इलाके में, लेकिन आज भी मैं खाली हाथ हूँ। मेरा पति मुझे अभी तक नहीं मिला। आज मैं फिर उसकी आंखों में आंसू देख रहा था। तब मैं उसको समझाने की कोशिश करता हूँ, निश्चित रहिए, जब आपके मन में इतना आपका पति का प्रेम है, आपका पति जरूर मिलेंगे, लेकिन कब मिलेंगे मैं ये बता नहीं पाऊँगा,
लेकिन मेरा मन गवाही दे रहा है कि आपका पति का मुलाकात जरूर होगी। मैं उसको समझाता हूँ, तब वो मुस्कुरा देती है। अब फिर कहती है, इस घर में कुछ नए लोग आए थे क्या? कुछ गंध सी महसूस हो रही है। मैं थोड़ा सोचने पर विवश हो गया था कि इसको कैसे पता था कि इस घर में मेरे परिवार के लोग आए थे, और जो गंध, इसको कैसे पता, ये गंध कैसे सूंघ लिया? अब मैं कहता हूँ, आपको कैसे पता, आपको गंध का एहसास कैसे हुआ? तब कहती है कि ऐसे मुझे लग गया था। कौन आया था, कौन आया था? तब मैं कहता हूँ कि मेरे माता पिता आए थे। मैं पूरी कहानी बता देता हूँ। तब वो खुश हो जाती है। कहती है, आपको शादी कर लेना चाहिए। देखिए, आपका माता पिता सही है अपनी जगह पर, कब तक आप टालते रहेंगे? आपकी पत्नी की भी आत्मा भी खुश होगी, उसको भी शांति मिलेगी। देखना, आपकी ये जोड़ी खूब जमेगी। सही में इतनी लड़की मुझे अब एक तरह से शिक्षा देती है, और पहले भी बड़ी अच्छी अच्छी बातें करती थी, दिन दुनिया को उसको अच्छा खासा समझ था। मैं तो कभी कभी उसको देखते हुए हैरान हो जाता था, ये इतना ज्ञानी कैसे हो सकती है। अब उसका चेहरा देखता रहता था जब वो बोलती थी, इतनी मीठी आवाज़ थी। और उस रात भी मुझे उसने अच्छी तरह समझाया कि ये रिश्ता बिल्कुल आपका लायक है, इसको आप ना नहीं बोलिएगा, जो हो रहा है उसको होने दीजिए। मेरे मन में थोड़ा अब तसल्ली आ जाती है। जब दूसरा कोई अपना प्यार भरी मुँह से ऐसी बातें समझाता है ना, तो अलग ही आनंद होता है। मुझे लगा कि मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ, ये शादी मुझे नहीं करना चाहिए। तब वो समझाती है तो मेरे मन का जो डर था ना, तो ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हम बिस्तर पर सो जाते हैं। वो पहली रात थी। मैं अपने पत्नी के सपने देखा करता था। कभी कभी ऐसा लगता था कि मेरी पत्नी मरी नहीं है, अभी तो जिंदा है। ऐसा सपना कभी कभी 6 महीने पर, 2 महीने पर आता रहता था। और उस रात भी ऐसा ही एक सपना आता है कि मेरी पत्नी मेरे बगल में लेटी हुई है और हम दोनों प्यार कर रहे हैं। मैं प्यार में खो जाता हूँ, मुझे एहसास नहीं होता है, लेकिन जब एहसास होता है तो एक सदमा सा लगता है। मैं आंखें खोलता हूँ और जो देखता हूँ ना, तो मेरा तो हालत ख़राब हो जाती है। ये तो वही औरत थी जिसका पति गायब था, जो एक्सीडेंट में घायल हो गया, ना जाने क्या हो गया। अब मैं उसके साथ प्रेम मोहब्बत कर रहा था, अब जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं। मैं तो एक सपने की दुनिया में खोया हुआ था। अब मुझे तो लग रहा था कि मेरी पत्नी है। अगर सपना नहीं होता तो मैं ऐसा गलत काम कभी नहीं करता। आखिर उसकी सोने की आदत जो मुझसे चिपट के सोती थी, जब नींद में चली जाती थी, और मुझे एहसास हो गया सपने के अंदर कि मैं अपनी पत्नी के साथ लेटा हुआ हूँ, मैं प्रेम करने लगता हूँ। अब मुझसे बहुत भारी गलती हो गई थी। उसको भी इस चीज़ का पता था। मैं उसकी तरफ देख रहा हूँ, क्षमा मांग रहा हूँ कि मुझे माफ़ कीजिए, क्षमा कर दीजिए। मैं ऐसा कभी सोचता भी नहीं था, और ना ऐसा मेरे अंदर में कोई पाप था। मैं अब ये कहते कहते अपने आंसू निकाल देता हूँ। अब मुझे लगता है कि मैं बहुत बड़ा गलती किया हूँ। मैं उसकी तरफ देखता हूँ अपने नज़रें झुका करके, और वो ज़मीन की तरफ, फर्श की तरफ देख रही थी। मैं उसको बहुत समझाने की कोशिश करता हूँ कि देखिए, ये गलती हम दोनों से हुई है। अगर आप मेरे नज़दीक आके चिपटती नहीं और वो मेरी पत्नी का सपना नहीं आता, तो शायद मैं ऐसा गलती कभी नहीं करता। और तब वो मेरी तरफ एक बार घूर के देखती है, और उसी टाइम उठ करके खड़ी हो जाती है और कहती है, इसमें आपकी गलती नहीं, गलती मेरी थी, जो मैं इंसानों पर विश्वास किया। मुझे लगा कि आप उन इंसानों में से नहीं होंगे, लेकिन आप भी तो वैसे ही निकले ना। मैं जा रही हूँ, दोबारा आपके घर पर नहीं आऊँगी, मैं दोबारा आपके घर पर नहीं आऊँगी। मैं उसकी बात सुन करके दहल चुका था और कहने लगा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा गलत मत कीजिए, आप इतनी रात को अब कहाँ जाएंगे? आप रुक जाइए, मैं अपने पापों का सज़ा मैं खुद भुगत लूँगा। मैं आपसे माफ़ी मांग, ना जाने मैं क्या क्या उस औरत को बोलता चला गया। मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन वो माफ़ करने के मूड में नहीं थी। वो दरवाज़ा खोल देती है और बाहर निकल जाती है। मैं उसका पीछा करता हूँ। मैं कहता हूँ, रुक जाइए, आप ऐसा गलती मत कीजिए, मत जाइए, आप रात में कहाँ पर रुकेंगे? तब मेरी तरफ मुड़ के देखती है, कहती है, मैं कहीं पर रुक जाऊँगी, लेकिन अब इंसान के पास नहीं,
अब मैं भरोसा नहीं कर सकती। आप भी तो वही निकले ना। मैं खुद शर्मिंदा था। ये गलती मैंने कैसे कर दिया। अगर वो मेरी पत्नी का सपना नहीं आता तो शायद मैं ऐसा गलती कभी नहीं करता। लेकिन मैं उनका पीछा नहीं छोड़ता हूँ। जहाँ जहाँ जाती मैं पीछे पीछे चलता हूँ। आप मान भी जाइए, मान भी जाइए, लेकिन वो मानती नहीं है। आखिरकार जब रोड पर आ जाती है, आप फिर कहती है, देखिए आप अपने घर लौट जाइए। मैं मानती हूँ कि इसमें मेरी भी गलती है। मैं तो आपको एक अच्छा इंसान समझी थी, और मुझे पता नहीं नींद में आने के बाद मैं किस हालात में सोती हूँ। मेरी भी गलती है, लेकिन इसमें आपकी भी गलती है। मैं कहता हूँ कि देखिए, गलती दोनों से हुई है। मैं तो सपने की दुनिया में था। सब कुछ दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ और वो समझती भी है, लेकिन फिर भी कहती है कि आप चले जाइए, आप मेरे पीछा छोड़ दीजिए, मैं आपके घर पर फिर दोबारा नहीं आऊँगी। अब मैं जाने के मूड में कतई नहीं था। मैं अपनी गलती का पश्चाताप करना चाहता था। मैं उसको घर से बिल्कुल बाहर नहीं निकालना चाहता था। आधी रात में वो कहाँ जाएगी, किस जगह पर, कहाँ रुकेगी, मुझे इस बात का चिंता था। लेकिन औरत मुझे कहती है कि आप चले जाओ, आप अपने घर पे चले जाओ, आपकी शादी होने वाली है, आपकी दुल्हन आने वाली है। अगर इन बातों को आपका दुल्हन को पता लगेगा तो उसको गहरा धक्का लगेगा। आप अपने घर लौटिए। अब वो धकेलने लगती है कि आप जाओ भी, क्यों खड़े हो यहाँ पर, जाओ, आप अपनी दुनिया बसाओ, मेरा पीछा छोड़ो। और जैसे ही मुझे धक्का देती है, एक पल के लिए मेरे आंखों से ओझल हो जाती है। मैं कहूँ ना, मेरी आंखें कुछ देर के लिए बंद हो जाती है, और जब मेरी आंख खुलती है तो वहाँ पर कोई नहीं था। मैं चारों तरफ देखता हूँ, कहाँ है, कहाँ है। अभी तो मेरे पास में खड़ी थी, अभी तो मेरे पास में खड़ी थी, लेकिन हे ईश्वर, वो तो गायब हो चुकी थी। सच कहूँ ना, मैं थर थर काँप रहा था उस जगह पर। ये क्या थी, कहाँ गई। मैं बहुत आवाज़ लगाया, मैडम जी आप पेड़ के पीछे हो, कहीं छुपे हुए हैं, आप भी जाओ। लेकिन आसपास जितने पेड़ थे, इतनी जल्दी संभव ही नहीं था। मेरे बगल से गायब होकर के कहीं दूर पेड़ के पास छिप जाए, भाग जाए, संभव ही नहीं था। तब मुझे लग चुका था कि मैं किसी ऐसे औरत के साथ में था जो वास्तव में एक प्रेतात्मा थी। और वो डर जो रात को मुझे हुआ था ना, मेरी तबीयत बिगड़ गई थी डर के वजह से। घर तो मैं लौट आता हूँ, लेकिन सही ढंग से सो नहीं पाता हूँ। जैसा लगता है कि अभी भी मुझे घूर रही है। मैं 2 दिन तक अपने कमरे से बाहर निकलता नहीं हूँ। तबीयत खराब रहती है, डर लगा रहता है। आखिरकार 2 दिन तक गुजारने के बाद जब मेरा मन थोड़ा सा शांत होने लगता है, तब मुझे लगता है कि मुझे किसी तांत्रिक के पास जाना चाहिए। अब मैं तांत्रिक के पास जाता हूँ, मैं पूरी कहानी बता देता हूँ, तब तांत्रिक सच्चाई सामने ला देता है। चिंता मत करो, वो तुम्हारे साथ जरूर रही, तुम उसके साथ में शारीरिक संबंध भी बनाए, लेकिन वो तुम पर नाराज नहीं है। वो तुम पर नाराज नहीं है, तुम्हारे आसपास में जरूर है, लेकिन वो तुमसे दूरी बनाए हुए है। वो तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करेगी। और एक वो वास्तव में प्रेतात्मा है। और वो सही कह रही थी, उसका एक्सीडेंट हुआ था। जब वो टैक्सी में सवार थी अपने पति के साथ में, तभी उसका एक्सीडेंट हुआ था। उसको इतना याद है कि टैक्सी का एक्सीडेंट हुआ था, वो जगह भी याद है, और उसका घर भी अपना याद है, लेकिन कब हुआ था अब उसको सही ढंग से पता नहीं है। अब उस बात को बीते हुए बहुत साल हो चुका है, तभी तो अपने पति को नहीं ढूंढ पा रही है। उसका पति का शायद मुक्ति हो चुका है, लेकिन इस औरत का मुक्ति नहीं हुआ है। अगर तुम चाहो तो इस औरत को हम मुक्ति करा सकते हैं। मैं तो राजी हो गया था। मुझे क्या करना होगा, मैं तांत्रिक से पूछता हूँ। तब कहता है कि थोड़ा सा उपाय लगेगा, थोड़ा सा पैसा खर्च होगा, और हम उसको बुलाएंगे और फिर उसको मुक्त करा देंगे। शायद उसकी मुक्ति तुम्हारे हाथों में लिखी हो। मैं झट से तैयार हो गया था। मुझे लगने लगा कि ये काम जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। आखिरकार एक टाइम मुझे देते हैं कि फलाने दिन का आना। पैसा वैसा मैं दे देता हूँ, सारा सामान तैयारी कर देते हैं। अब फिर कहते हैं अब रात को सब हम करेंगे। रात को मैं पहुँचता हूँ, तब वो पूरी तैयारी कर चुके थे। उस आत्मा को आवाज़ देते हैं। अब पहली बार धुंधली आकृति मुझे दिखाई देती है, हिलती डुलती। मैं तो डर गया था। मैं उससे आंख भी नहीं मिला सकता था, लेकिन वो मुझसे आंख भी मिलाना नहीं चाहती थी। आप तो आदेश मान रही थी उस तांत्रिक बाबा का। आज जैसे जैसे तांत्रिक बाबा उसको आदेश दे रहे थे, वो सब करने के लिए मजबूर थी। आखिरकार उसको मुक्ति तो
मिला दिए थे। तांत्रिक बाबा, मेरे आंखों के सामने से वो गायब हो चुकी थी और तब मेरे दिल को बड़ा सुकून मिला था। लेकिन मैं एक अनजाने में ऐसा काम कर दिया था जिसको मुझे आज भी अफसोस है, जो मैं ऐसा कभी नहीं करना चाहता था। और उसमें हमारी दोनों की गलती थी, उस औरत की भी गलती थी और मेरी भी गलती थी। मैं तो एक सपने के ख्वाब में अब ऐसा करने पर मजबूर हो गया था। मुझे लगा कि मेरी पत्नी है, लेकिन उसको तो पता था कि मैं दूसरे की पत्नी हूँ। अगर वो गलतफहमी नहीं पालती, मैं गलतफहमी में नहीं आता, वो सपने की दुनिया से मैं अलग रहता, तो शायद ये गलती मेरे से कभी नहीं होती। तो दोस्तों, ये थी संजय जी की भेजी हुई अपनी आप बीती। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाँ दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, इसको भी अपना प्यार दीजिए, दुलार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हाइप वाले बटन को ज़रूर दबाइएगा। तो जल्दी हम इस चैनल पर दोबारा से आते हैं और एक नई घटना, एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।